गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत के आर्थिक मंदी में फंसने या स्टैगफ्लेशन, सुस्त ग्रोथ और ऊंची महंगाई दर का खतरा नहीं है। उन्होंने महंगाई पर लोकसभा में बहस के दौरान सोमवार को यह बात कही। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बावजूद दुनिया के बड़े देशों में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सबसे तेज रहेगी। निर्मला ने जिन वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया उनमें जीडीपी ग्रोथ में कमी, यूक्रेन युद्ध, बेकाबू महंगाई जैसी बातें शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इसी वजह से पिछले हफ्ते 2022 में वैश्विक ग्रोथ के अनुमान को इसी साल अप्रैल के पिछले अनुमान से 0.4% घटाकर 3.2% कर दिया। उसने कहा कि अमेरिका की ग्रोथ 2.6% रह सकती है, जबकि चीन की 3.2%। ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, इसलिए इनमें सुस्ती आने से वैश्विक ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। यूं तो IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की ग्रोथ के अनुमान को 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया। फिर भी यह दूसरे बड़े देशों की तुलना में कहीं तेज ग्रोथ है। वित्त वर्ष 2024 में भी IMF को भारत की ग्रोथ 6.1% रहने की उम्मीद है, जब वैश्विक ग्रोथ कहीं कम होगी, यानी भारत पर मंदी की आंच नहीं आने जा रही। लेकिन उसके सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, विकसित देशों की तरह भारत भी महंगाई दर में बढ़ोतरी की चुनौती का सामना कर रहा है, लेकिन पिछले महीने इसमें मामूली कमी आई और यह 7% के करीब है। अमेरिका में यह 4 दशकों के शिखर पर है। इसी वजह से वहाँ ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी हो रही है। जब भी ऐसा होता है, भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं, जिससे इन देशों की करेंसी पर दबाव बनता है। रुपया हाल ही में डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल पर चला गया था, लेकिन इधर डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा है, जिससे रुपये में रिकवरी आई है। डॉलर की निकासी और महंगाई दर को कम करने के लिए भारत में रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इधर कुछ दिनों में शेयर बाज़ार में विदेशी निवेशकों ने खरीदारी शुरू की है। रुपये में रिकवरी और अच्छी जीडीपी ग्रोथ के कारण यह सिलसिला आगे तेज हो सकता है। भारत की दूसरी बड़ी दिक्कत कच्चे तेल की महंगाई है, लेकिन यह भी $100 से नीचे आ गया है। तेल की सबसे अधिक खपत अमेरिका और चीन में होती है। अगर वहाँ की इकोनॉमी सुस्त पड़ती है तो इससे आने वाले वक्त में कच्चा तेल और सस्ता होगा, जो भारतीय इकोनॉमी के लिए राहत की खबर होगी। लेकिन इसके साथ सरकार को कंजप्शन बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा, जिसमें पिछले कुछ वक्त से कमजोरी बनी हुई है। इसके साथ
ग्रोथ तेज करने के लिए निवेश की जो योजना सरकार ने बनाई है उस पर तेज़ी से अमल करना होगा। अल-कायदा के सरगना ऐमन अल जवाहिरी को काबुल स्थित उसकी गोपनीय रिहाइश पर ड्रोन हमले में मार गिराकर अमेरिका ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह मई 2011 में उसने अल-कायदा के संस्थापक और मुखिया ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद स्थित गोपनीय निवास पर मारकर दुनिया को चौंकाया था। लादेन के मारे जाने के बाद अल जवाहिरी ने अल-कायदा की कमान संभाली थी। अक्सर उसके वीडियो संदेश जारी होते थे, लेकिन उसके गुप्त ठिकाने का अमेरिका को तब तक पता नहीं चल सका जब तक पाकिस्तान ने उसे जानकारी नहीं दी। कहा जा रहा है कि ओसामा बिन लादेन की तरह अल जवाहिरी को मार गिराने में भी पाकिस्तान का अहम योगदान है। इस बारे में राजनयिक हलकों में उठ रही कुछ बातें गौर करने लायक हैं। जुलाई के अंत में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा वाशिंगटन में आला अमेरिकी अधिकारियों से मिले और अमेरिका से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज दिलवाने में मदद की अपील की थी। इसके बाद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का कर्ज जारी करने पर सहमति हुई। पाकिस्तान गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और उसके लिए यह कर्ज अत्यावश्यक हो गया था। वाशिंगटन में जनरल बाजवा ने अमेरिकी मदद के एवज में अल जवाहिरी का ठिकाना बताया और ड्रोन हमले में सहयोग करने का वचन दिया। सवाल सिर्फ यह है कि जिस ड्रोन से हमला हुआ, क्या उसे पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने आसमान से होकर काबुल जाने दिया या वह ड्रोन पाकिस्तान के किसी सैनिक अड्डे से ही छोड़ा गया। अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द जो देश हैं वे अमेरिका को अपने आसमान से होकर ड्रोन हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन की वापसी के बाद ही अल जवाहिरी को काबुल पहुंचाया गया ताकि उसे वहां सरकारी संरक्षण मिल सके। पाकिस्तान ने इस तरह जवाहिरी को काबुल भेजकर उसे छुपाए रखने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली थी। बहरहाल अमेरिका ने इस तरह पाकिस्तान की कथित मदद से एक हैरत अंगेज कार्रवाई में एक आतंकवादी सरगना को तो मार गिराया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं कहा जा सकता। आतंकवादी विचारधारा जिंदा है और जिंदा रहेगी। आतंकवाद को हथियार बनाकर काबुल की सत्ता पर काबिज तालिबान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में खुद अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। पिछले अगस्त में तालिबान के खौफ से रातों रात काबुल छोड़कर भागने वाला अमेरिका अल जवाहिरी को मारकर अपनी पीठ भले थपथपाए। उसने जाने अनजाने आतंकवाद को उसका साम्राज्य सौंप दिया। पिछले साल अफ़गानिस्तान में तालिबान के आगे उसने जिस तरह से आत्मसमर्पण किया वह अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी राजनयिक उस शर्मनाक वाक़ये को याद नहीं करना
चाहते। स्टॉप।